Good morning, students. Next comes discharge by the operation of law. In some situations, a contract may be terminated by the operation of law. According to Section 37, according to the provisions of law, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा. इन वेज में एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है. फर्स्ट बाय मर्जर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक लेसी लीगल ऑनर बन जाएगा लीज़ प्रॉपर्टी का, तो जो लीज़ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा बिटवीन द लेसी एंड लेसर वो टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट बाय अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन. अगर ऑल्ट्रेशन की है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में एक पार्टी ने बट विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा. नेक्स्ट बाय इंसॉल्वेंसी. अगर एक डेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस होंगी वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा. सो ये 3 केसेस ऐसे हैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. नेक्स्ट कम्स द डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, अगर एक पार्टी विदाउट अ वैलिड एंड लॉफुल रीज़न रिफ्यूज़ कर देगी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो दूसरी पार्टी होगी उसके पास ये राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट भी कर सकती है. जब कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो जाएगा उसके बाद एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट होगा टू स्यू फॉर हिज राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. A breach of contract can be actual breach or anticipatory or constructive breach. Actual breach means अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और रिफ्यूज़ करेगी टू परफॉर्म सच ऑब्लिगेशन, तो वो होगी एक्चुअल ब्रीच. नेक्स्ट एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच. अगर एक पार्टी ने बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड अपने बिहेवियर से या वर्ड ऑफ माउथ से अपनी इंटेंशन को कि वो पार्टी अब अपने पार्ट का प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं करेगी, सो इट इज़ कॉल्ड एंटीसिपेटरी प्रॉमिस. नेक्स्ट कम्स डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अगर दो पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स और इवेंट, एंड अगर उस इवेंट में कोई भी चेंज हुआ इन फ्यूचर तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. दिस काइंड ऑफ फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट दोनों पार्टीज़ लॉफुली बाउंड होंगी अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू रिपेयर हिज हाउस, तो जो पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है फर्स्ट पार्टी के साथ, उसकी ऑब्लिगेशन होगी कि सभी सर्कमस्टांसेस में वो उसके हाउस की रिपेयरिंग करे इवन इफ़ द हाउस इज़ स्ट्रक विद लाइटनिंग और डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो जो रिपेयरर होगा वो अपने टास्क को सभी सर्कमस्टांसेस में फुलफ़िल करेगा, अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करेगा, एंड वो ये नहीं कहेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो क्या है, इम्पॉसिबल है. नेक्स्ट कम्स द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. डेफिनेशन. According to Wright and Porter, if an event occurs or there is change in the circumstances that makes the object on which a contract is founded to be no more possible of achievement, it implies that the parties are bound to perform under conditions which they would never have accepted at the time of making a contract. In such circumstances, the contract will be deemed to be frustrated. Next comes the cases of doctrine of frustration, where an unexpected event makes the performance of a contract impossible. जब कोई इवेंट ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस थी वो इम्पॉसिबल हो गई, तो वहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा. नेक्स्ट, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि इवेंट में चेंजेस होने की वजह से जो पार्टीज़ थे वो अपनी ऑब्लिगेशन को, अपने प्रॉमिस को नहीं कर पाए, तो उस केस में भी सर्कमस्टांसेस में चेंजेस होने की वजह से, इवेंट में चेंजेस होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो वहाँ भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा.
नेक्स्ट कम्स इंडियन लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंडिया में इन्फोर्सेबल नहीं है बिकॉज व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल देन लॉ रिलीफ प्रोवाइड करेगा टू द पार्टीज़। जब कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्सटर्नल इवेंट विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज़, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाएगी ड्यू टू द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा एज पर द लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट कम्स एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट, डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर एक प्रॉमिसर को लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना, तो उस केस में ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट, कमर्शियली अगर ये इम्पॉसिबल है प्रॉमिसर के लिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तो कॉन्ट्रैक्ट हो टर्मिनेट। नेक्स्ट, स्ट्राइक, लॉकआउट और सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा प्रॉमिसर, तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट और ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा बिटवीन द टू पार्टीज़ फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्टिव एंड किसी एक ऑब्जेक्टिव की इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये फॉलोइंग केसेस ऐसे थे जहाँ पे डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द डिज़ायर ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एंड अगर एक पार्टी ने अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कुछ मनी रिसीव की होगी एंड उसे कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ होगा फ्रॉम दी अनदर पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, बट अब कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन होने की वजह से जो रिसीव्ड पार्टी है वो बाउंड होगी लॉफुली टू रिटर्न सच मनी टू द अदर पार्टी। एंड नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट 1943, अगर एक पार्टी ने कोई भी प्रॉफिट रिसीव किया है तो उसके लिए भी वो लायबल होगी और जो दूसरी पार्टी है वो उसे क्लेम कर सकती है फॉर द सच एक्सपेंस। नेक्स्ट, अगर एक पार्टी ने रिसीव की होगी कोई भी वैल्यूएबल आइटम बिसाइड्स कैश अंडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पार्टी लायबल होगी लॉफुली टू रिटर्न सच वैल्यू ऑफ सच आइटम। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एन एक्सक्यूज़। अब जो दोनों पार्टीज़ होंगी प्रॉमिसी एज वेल एज प्रॉमिसर, तो दोनों बाउंड होंगी अपने अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए। वो ये एक्सक्यूज़ नहीं देंगी कि जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, इम्पॉसिबल है, या जो परफॉर्मेंस है वो उसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये एक्सक्यूज़ नहीं है। अब ये एक्सक्यूज़ेस हो सकते हैं लाइक डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर डिफ़िकल्टी हो रही है प्रॉमिसर को टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अगर कमर्शियली कोई इम्पॉसिबिलिटी होगी उस केस में भी प्रॉमिस जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो वो भी एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। स्ट्राइक, लॉकआउट या सिविल डिस्टर्बेंस, इनकी वजह से अगर कोई हैपनिंग ऐसी हो रही है या किसी रीज़न से आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो अपना प्रॉमिस, तो भी वो एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। या फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अगर आपने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्टिव एंड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़।